नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। दुनिया को, भारत को सब जगह पर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसको एमएलएम कंपनीज भी बोलते हैं। इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। 100% ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। कंपनीज को पूरा रूल्स चेंज करना पड़ रहा है, और जितने भी हमारे जो काम करने वाले एसोसिएट्स होते हैं उनको भी नए तरीके से सोचने की जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 के कारण, जिसके रूल्स अगर हमको समझ में आते हैं तो फ्यूचर क्या होगा ये जरूर पता चलेगा। वैसे 90 डेज का टाइम जरूर दिया हुआ है सारी कंपनीज को कि वो इस रूल्स को अपने कंपनीज में 90 डेज के अंदर में लागू कर ले। लेकिन क्या ये आसान है? इस पे आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या रूल्स। तो दोस्तों, आप ये भारत के राजपत्र को देख सकते हैं, जो कि हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 है। और ये कौन से डेट में इशू हुआ? 28 दिसंबर 2021। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो मैं इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करता चलूं। फिर से बता दूं, 28 दिसंबर 2021 को ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है। तो ये रूल्स का नाम क्या है? द कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। ये कब से फोर्स में आने वाला है? जैसी पब्लिकेशन हो जाएगा। पब्लिकेशन हो गया इसका मतलब ये फोर्स में आ चुका है। एप्लीकेशन ये किस पे लागू होता है ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज ब्रॉट और सोल्ड थ्रू डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के जरिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या स्कीम के जरिए जो भी माल खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उसमें ये एप्लीकेबल है। सबसे पहला, ऑल मॉडल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग वाले क्या है, कुछ और आइडिया निकाल ले, ऐसा गवर्नमेंट ने सोचा तो उन्होंने लिख दिया ऑल मॉडल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कैसे भी करके अगर वो डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल है तो उस पर ये लागू होने वाला है रूल्स। अब ये इन इंडिया को ध्यान में रखना। इसका मतलब ये हुआ कि फॉरेन में इसका एप्लीकेबिलिटी नहीं है, क्योंकि रूल्स किसका है? इंडिया का है। और एप्लीकेबल किस पे होगा? डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज, जितने भी कंपनीज या फर्म या इंडिविजुअल जो डायरेक्ट सेलिंग का काम करते होंगे, वो गुड्स दे रहे होंगे, चाहे सर्विसेज दे रहे होंगे या कंसेप्ट दे रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे। ये गुड्स एंड सर्विसेज इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि या तो गुड्स होता है या सर्विसेज होता है, राइट? तो ये दोनों चीजों पे एप्लीकेबल है, कोई चीज यहाँ पर छूट नहीं रहा है। डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी मॉडल है उसमें जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं वो सारे प्रैक्टिसेस के ऊपर अब ये ओवरराइड करेगा, और रूल इसको एप्लीकेबल नहीं करने पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इसमें एक प्रोविजो है, क्या है? जैसे मैंने बताया कि 90 डेज में इसको अप्लाई करना है। अभी एग्जिस्टिंग जितने भी कंपनीज हो, चाहे एमवे हो, वेस्टीज हो, या जो जो नाम आप जानते होंगे, वो सारे यहाँ पर आएंगे। और ये कौन से डेट से 90 दिन ले रहा है? जिस डेट को पब्लिश हुआ ऑफिशियल गैजेट में। पब्लिश कब हुआ? 28 दिसंबर को हुआ। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और खास बात है कि अगर कोई कंपनी फॉरेन में बनी है और इंडिया में सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड करे तो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ के भारतीय लोग बहुत ज्यादा चालाक हैं और वो बाहर में कंपनी बना के उसका इंडियन फ्रेंचाइजी लेकर भी काम करते हैं। मैं कहीं गलत है नहीं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का सोच है, ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बिजनेसमैन के फेवर में हूँ, राइट? तो इन्होंने बताया कि रूल समझने से पहले आपने क्या समझ लो? डेफिनेशंस। एक्ट का मतलब क्या होता है? ये कौन से एक्ट से कनेक्टेड रूल्स है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, 35 ऑफ 2019 इससे कनेक्टेड है। दूसरा, कूलिंग ऑफ पीरियड। यहां पर शब्द इस्तेमाल किया जाएगा कूलिंग ऑफ पीरियड। ये कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम गिवन टू पार्टिसिपेंट टू कैंसिल द एग्रीमेंट। जैसे आप अगर इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें 15 दिन का कूलिंग पीरियड, किसी में कुछ कूलिंग पीरियड एज पर आईआरडीए नॉर्म्स रहता है। उसी तरीके से यहां पर भी माल वापस करने का या फिर अपना मेंबरशिप या सर्विसेज कैंसिल करने का और पैसा वापस लेने का जो पीरियड रहता है उसको क्या कहते हैं? कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट सेलर। इसका मतलब है डायरेक्ट सेलर वो है जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ने ऑथोराइज किया हो, और कोई ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है जिसको रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए ऑथोराइज किया गया हो। किसका? प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, 1 to 1 बेसिस पे, राइट? अब डायरेक्ट सेलर तो हो गया। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, एंटिटी मतलब कंसर्न क्या है? ये प्रिंसिपल एंटिटी है। ये वो कंपनी है जो कि माल बेचती है या सर्विसेज बेचती है। किसके जरिए? अपने स्कीम या अपने प्रोसेस के थ्रू। और जो इंगेज है पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन स्कीम में। ये कौन से स्कीम के ऊपर एप्लीकेबल है? या तो पिरामिड स्कीम के ऊपर बोल रहा है या फिर मनी सर्कुलेशन स्कीम। मतलब अगर कोई स्कीम ये दोनों से बाहर है तो उस पर ये एप्लीकेबल
नहीं है क्या डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का फॉर्मूला। मनी सर्कुलेशन स्कीम क्या होता है, जहां पर केवल पैसा ही रोटेट होता है। हमने एक से पैसा लिया, उसमें से कुछ कमीशन दिया, फिर उसको रोटेट करते जाते हैं, लेकिन फाइनली वहां पर कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज होता नहीं है। और इसका डेफिनेशन कहां पर मिलता है मनी सर्कुलेशन स्कीम का, प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट 1978 में। इस एक्ट में मनी सर्कुलेशन स्कीम बताया गया है, जो मैंने आपको सरल हिंदी में अभी बताया, राइट। मिस सेलिंग, मिस सेलिंग मतलब गलत सेलिंग। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा माल या सर्विसेज बेचना जिसको गलत वादे करके या गलत कमिटमेंट करके या गलत फीचर्स बता के या गलत स्कीम बताकर बेचा जाए, उसको मिस सेलिंग कहते हैं, राइट। प्रोस्पेक्ट कौन है, ऐसे व्यक्ति जिसको ऑफर किया जाता है कि आप हमारे स्कीम में जुड़ जाओ, उसको प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पिरामिड स्कीम। पिरामिड स्कीम क्या होता है, मल्टी लेयर्ड स्कीम रहता है कि मेरे नीचे दो, फिर मेरे लेफ्ट में दो, राइट में दो, फिर हर एक के नीचे एक एक दो दो आते जाएंगे, तो अपने आप क्या होगा, ऊपर से नीचे पिरामिड बनता चला जाएगा। उस स्कीम को बोलते हैं पिरामिड स्कीम। और एडिशनल सब्सक्राइबर्स स्कीम में जुड़ते जितने चले जाएंगे उतना इनकम बढ़ते चले जाएगा, हायर पोजीशन वालों को इनकम डिस्ट्रीब्यूट होते जाता है। तो वहां पर प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक बड़ा हिस्सा कमीशन में या रेम्यूनरेशन में या जिस भी नाम से कहा जाए पैसे देने में चला जाता है। सेलेबल का मतलब होता है चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, जिसको अभी तक हमने बेचा नहीं है, अभी तक हमारे स्टॉक में होगा, या फिर हमारे ऑनलाइन अगर कुछ स्कीम कर रहे हैं तो ऑनलाइन में हमारे अवेलेबल है, जिसको हम लोग यूज करके या बेचकर पैसे ला सकते हैं, वो हो गया सेलेबल। नेक्स्ट है सेंसिटिव पर्सनल डेटा। ये क्या होता है, ऐसा इंफॉर्मेशन जो हम लोग जुड़ते समय किसी से लेते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अनुसार उसको सेंसिटिव पर्सनल डेटा माना गया है। स्टेट का मतलब राज्य होता है, लेकिन उसमें यूनियन टेरिटरी भी जुड़े रहेंगे, राइट। जो जो इस एक्ट में नए शब्द हैं वो तो इस एक्ट से अपना मीनिंग लेंगे, लेकिन जो शब्द किसी और एक्ट से कनेक्टेड है तो उस एक्ट से ये अपना मीनिंग ले लेंगे। चौथा पॉइंट है मैंडेटरी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे, लेकिन कहां पर, रजिस्टर्ड ऑफिस। यहां पर मैं बहुत सारे एनालिसिस आपको ना आगे के वीडियोस में बताने वाला हूं, जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ ये ध्यान रखो कि रजिस्टर्ड ऑफिस में रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, चाहे वो मैनुअली हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो। जितने भी डॉक्यूमेंट दूसरे कोई कोई एक्ट जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, वो एक्ट भी अगर कुछ बोलते हैं तो वो भी रखो। हर एक्ट ने जो भी कहा होगा आपके धंधे के लिए वो आपको रखना पड़ेगा, और उसमें क्या क्या चीजें भी शामिल रहेगी, मतलब वो सारे डॉक्यूमेंट के अलावा या उस सारे डॉक्यूमेंट के अंदर में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमेशा होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, चाहे कंपनी हो चाहे कुछ और हो। अगर कंपनी है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी आपके पास होना चाहिए। पैन नंबर होना चाहिए, टैन नंबर होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए, इनकम टैक्स के रिटर्न अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है और आपने भरे हैं होना ही चाहिए, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट या उससे संबंधित कोई रिपोर्ट्स हैं तो वह होना चाहिए। रजिस्टर ऑफ डायरेक्ट सेलर्स, जितने लोगों को आपने जोड़ा है उसका पूरा रजिस्टर, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपके पास होना चाहिए। आईईसी कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी आपके पास होना चाहिए अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट का, राइट। लाइसेंस अंडर फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफएसएसएआई लाइसेंस भी आपके पास होगा अगर आप कोई ऐसा फूड का आइटम मैन्युफैक्चर प्रोसेस या उसमें डील या ट्रेड करते हो, राइट। लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, अगर ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड कुछ है तो फिर वहां का लाइसेंस भी होना चाहिए। ट्रेडमार्क, अगर आपने कुछ यूज कर रहे हो तो उसका भी ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन आपके पास में होना चाहिए। और ये सारी चीजें उन डॉक्यूमेंट के अलावा है जो आपको वैसे भी रखना चाहिए, लेकिन कम से कम इतना होना ही चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक्ट के डॉक्यूमेंट्स को मानना है, प्लस ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। अब ऑब्लिगेशन क्या है, ऑब्लिगेशन का मतलब जिम्मेदारी क्या क्या है, जो भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबसे पहला, इफ ए कंपनी टू बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप फर्म, जो पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार होगा, या एलएलपी होगा, तो वो कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास में होना चाहिए। कम से कम एक फिजिकल लोकेशन होना चाहिए उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में, वो भी इंडिया में। ये 3 पॉइंट याद रखना, फिजिकल लोकेशन ऑफिस का होना चाहिए, खाली डिजिटल से काम नहीं होगा, जो कि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कम से कम होना चाहिए, जो कहां पर होना चाहिए, इंडिया में, क्योंकि हम लोग ये रूल्स कहां पर एप्लीकेबल होगा कह रहे हैं, इंडिया में कह रहे हैं, राइट। तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन हमको करना रहेगा कि हम पिरामिड स्कीम को भी फॉलो नहीं करते और मनी सर्कुलेशन स्कीम को भी फॉलो नहीं करते। जब भी वो बिजनेस कर रहा है अपने वेबसाइट में भी करे और रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज में भी वो ये जानकारी जरूर दे दे। मेंटेन प्रॉपर एंड अपडेटेड वेबसाइट, वेबसाइट हमेशा प्रॉपर और अपडेटेड होना चाहिए, उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है माना जाएगा
कि आप उससे इत्तेफाक रखते हैं और आप ही ने दिया है, और वहां पर अगर कुछ गलती है तो आप ये नहीं बोलकर पलट सकते कि वो सॉफ्टवेयर वाला नहीं मान रहा था। कभी अगर आपको सॉफ्टवेयर वाले के ऊपर इल्जाम लगाना है तो आपके पास मेल होना चाहिए कि भाई ये अपडेट कर दो जल्दी से, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। तब अगर उसने नहीं किया होगा कारणों से आपको छोड़ा जा सकता है, राइट। नेक्स्ट है, केवल उन्हीं प्रोडक्ट और सर्विसेज में आप कमीशन दे सकते हो जिसके मालिक आप हो, जिसके ट्रेडमार्क आपके पास है या फिर जिसके लाइसेंसेस आपके पास है। लेकिन जिसके लाइसेंसेस या मालिक आप नहीं हो या मैन्युफैक्चरर नहीं हो, तो ऐसे चीजों के, ऐसे प्रोडक्ट के, ऐसे सर्विसेज के ऊपर में कमीशन आप नहीं दे सकते। ऑब्टेन ऑल एप्लीकेबल ट्रेड लाइसेंस, जितने भी ट्रेड लाइसेंसेस या जो भी लाइसेंसेस रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी वो सारा आपको लेना पड़ेगा। सारे इंफॉर्मेशन वेबसाइट में होने चाहिए, और वो भी इंफॉर्मेशन किससे सर्टिफाइड होना चाहिए? सर्टिफाइड होना चाहिए कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा। तो कंपनी सेक्रेटरीज लोगों के पास एक बहुत बड़ा काम ये आ गया है, राइट। यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन है कि ये कंपनी सेक्रेटरी कौन होंगे। कंपनी सेक्रेटरी वो होंगे जिनके पास प्रायर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होंगे डायरेक्ट सेलर के साथ में, इन ऑर्डर टू ऑथराइज देम टू सेल और ऑफर टू सेल, ताकि उनको ऑथराइज किया जा सके वो सेल कर सकता है या ऑफर टू सेल कर सकता है। इसका मतलब ये धंधा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका जिम्मेदारी कौन लेने वाला है? कंपनी सेक्रेटरी। बेस्ड ऑन किस पे लेगा? डॉक्यूमेंट पे लेगा। और डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसमें आपकी ब्रांडिंग लग रही है, तो प्रोडक्ट का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वो कंपनी सेक्रेटरी चेक करेगा कि हाँ भाई सच में आपका उसके साथ एग्रीमेंट है और सच में आपका ट्रेडमार्क लग के आ रहा है। वेरिफिकेशन करने के बाद में वो कंपनी सेक्रेटरी वहां पे सर्टिफिकेशन दे सकता है। ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कंपनी सेक्रेटरी को दैट ऑल इट्स डायरेक्ट सेलर्स हैव वेरीफाइड आइडेंटिटीज एंड फिजिकल एड्रेस। कई बार क्या होता है, कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट मतलब झूठ होता है। बोलते हैं कि हम इससे खरीद रहे हैं, उससे खरीद रहे हैं, फर्जी कॉन्ट्रैक्ट, फर्जी एग्रीमेंट लेके अपन ने पेपर वर्क कर लिया, अब नहीं चलने वाला है। उसका फिजिकल वेरीफाइड आइडेंटिटी होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स भी सारे चीज होना चाहिए। अच्छा, ये फिजिकल वेरीफाइड वाला आइडेंटिटी कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं, मैं एक अलग वीडियो में जरूर बताऊंगा, ताकि कंपनी सेक्रेटरीज जो सर्टिफाई करेंगे या उनकी मदद जो करने वाले हैं उनको काम आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान नहीं है, लेकिन मैं बताने वाला हूं। ये भी देखना रहेगा जो गुड्स और सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी देख रहा है ना कि वो सारे एफएसएसएआई लाइसेंस, ड्रग लाइसेंस या जो जो लाइसेंस की जरूरत है और जो जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने, नॉर्म्स फॉलो करने, वो सारे फॉलो करके ही वो ये काम करे। ये जो कंपनी सेक्रेटरी है, कोई भी ग्रीवेंसेस, गुड सर्विसेज जो सेल हो रहा है उसमें अगर कोई ग्रीवेंसेस होगा तो उसकी लायबिलिटी या फिर उसको देखने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो यहां पर जो कंपनी सेक्रेटरी काम करने वाला है ना, उसको जान पे खेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो अच्छी है वो तो है, लेकिन जो समझदार मालिक नहीं है वो जान निकाल लेंगे, आपका सर्टिफिकेशन भी जा सकता है। इसी कारण इसके सावधानी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट है, वेबसाइट में क्या क्या इंफॉर्मेशन देना है। सबसे पहला, रजिस्टर्ड नेम ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी प्रोमिनेंटली दिखना चाहिए कि आपका जो रजिस्टर्ड नेम है वो क्या है। रजिस्टर्ड एड्रेस दिखना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का, और उसके ब्रांचेस का भी डिटेल वहां पर दिखना चाहिए। कॉन्टैक्ट डिटेल होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, फैक्स होना चाहिए, लैंडलाइन और मोबाइल नंबर्स अपने कस्टमर्स के, कस्टमर केयर के होने चाहिए, और ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स का भी कंप्लीट डिटेल, जो कि अगर कोई कंप्लेन करना चाहे तो वो बात कर पाए, वैसा डिटेल होना चाहिए। कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल एड्रेस, फैक्स, लैंडलाइन, मोबाइल नंबर ऑफ इट्स कस्टमर केयर एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स, ये होना चाहिए। टिकट नंबर ऑफ ईच कंप्लेंट, अगर कंप्लेंट का सिस्टम रखे हो तो उसका टिकट नंबर भी होना चाहिए। कितने समय में लॉज लॉज हुआ, लॉज मतलब कब कंप्लेन किया, उसमें ट्रैकिंग पूरा होना चाहिए कि उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई। ये सारी चीजों को कोई भी वेरीफाई करना चाहेगा तो वेरीफाइएबल होना चाहिए, डिलीटेबल नहीं होना चाहिए कि अब भाई कंप्लेन आया उसको उड़ा दो। जो भी रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट, मोड्स ऑफ पेमेंट, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये सारे इंफॉर्मेशन होने चाहिए। और अगर कोई डिसीजन कस्टमर को लेना है तो ये इंफॉर्मेशन जब वेबसाइट में रहेगी तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा डिसीजन लेना कि वो आपसे जुड़े या ना जुड़े। ये कारण है। इंफॉर्मेशन ऑन अवेलेबल पेमेंट मेथड्स, कौन कौन से पेमेंट मेथड आप एक्सेप्ट करते हैं, क्या सिक्योरिटी है उस पेमेंट मेथड में, उस पेमेंट मेथड में कोई फीस या चार्जेस है तो वो भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ताकि एकदम 100% ट्रांसपेरेंसी बने रहे। जो गुड्स या सर्विसेज है उसका टोटल प्राइस सिंगल फिगर में क्या है, और उसका ब्रेकअप भी बताना पड़ेगा, जिसमें वॉलंटरी चार्जेस, मतलब कई बार क्या होता है मैं इतना चार्जेस जोड़ लेता हूँ, इतना अपना प्रोसेसिंग चार्ज जोड़ लेता हूँ, डिलीवरी चार्ज जोड़ लेता हूँ, पोस्टेज हैंडलिंग चार्जेस जोड़ लेता हूँ, कन्वेंस चार्ज जोड़ लेता हूँ, एप्लीकेबल टैक्स जोड़ लेता हूँ। ये जो भी आप करने वाले हो ना, उसका एक टेस्ट वहां पे लिखा हुआ रहना चाहिए कि भाई अगर 100 रुपए का माल है तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगा,
इतना रुपए हम लोग लेने वाले हैं, आपके चार्जेस का बेसिस होना चाहिए। ये कहां पर है सारा चीज जा रहा है, वेबसाइट में। प्रोवाइड करेक्ट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन एट प्री परचेज स्टेज टू इनेबल बायर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड परचेज डिसीजन। करेक्ट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना है खरीदने से पहले, ताकि जो बायर है वो 100% समझदारी से ये निर्णय ले सके कि वो आपसे माल खरीदना चाहता है या सर्विसेज खरीदना चाहता है या नहीं खरीदना चाहता है। उसमें डिलीवरी चार्जेस, पोस्टेज हैंडलिंग, ये सारा चीज भी बताना है। और ये इंफॉर्मेशन जो आप मैंडेटरी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जो लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स 2011 के हिसाब से, उसके अलावा भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो आप देना चाहो दे सकते हो, राइट। और ये क्या कहता है लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स 2011, ये मैं बता देता हूँ। नेम ऑफ द परचेजर और सेलर आपको बताना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स बताना पड़ेगा। और ये लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स 2011 में क्या चीजें हैं, सबसे पहला है नेम ऑफ परचेज सेलर बताना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज बताना है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज बताना है, एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बताना है, रिफंड कैसे होगा उसका प्रोसेस बहुत क्लियर रहना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। वारंटी ऑफ गुड्स आपको बताना पड़ेगा कि लेने के कितने दिन बाद से या कब से कब तक वारंटी होगी, वो भी बताना पड़ेगा। एक्सचेंज और रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स इन केस ऑफ बीइंग डिफेक्टिव, अगर डिफेक्टिव हुआ या यूजेबल नहीं हुआ तो कैसे चेंज होगा ये बताना पड़ेगा। ये सारे ऊपर के इंफॉर्मेशन के अलावा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित इंफॉर्मेशन है जो किसी भी एक्ट, रूल्स या रेगुलेशन में लिखे हो, वो आपको जरूर बताना पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। कोई गलत ट्रेड प्रैक्टिस आप अलाउ नहीं कर सकते अपने कंपनी में जब भी आप बिजनेस कर रहे हो या किसी को कोई जानकारी दे रहे हो, और सारे रूल्स रेगुलेशन और लॉ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के हिसाब से जो रूल्स रेगुलेशंस हैं और जानकारी है, उसका आपको कंप्लीट कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे और मानना पड़ेगा। हर इंफॉर्मेशन आपका फॉरेन में नहीं होना चाहिए, कोई सर्वर में नहीं, आप इंडिया में आपका इंफॉर्मेशन जरूर होना चाहिए, ताकि आपसे बात किया जा सके, ट्रैक किया जा सके, और आप इंफॉर्मेशन अगर सही सही दो तो फिर आपको कोई परेशानी ना हो सके, राइट। और इसके लिए जो भी आपको स्टेप लेना पड़े आपको लेना है, ताकि डेटा जो आपके हैं वो सिक्योर्ड रहे। कई बार क्या होता है कि अनऑथराइज्ड पर्सन को हम लोग दे देते हैं डेटा और वो उसको कुछ भी चेंजेस कर लेता है, हम फंस जाते हैं। इसीलिए आपको डेटा सिक्योरिटी के लिए जो भी स्टेप्स लेने हैं आप जरूर लीजिएगा। हर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को इंडिया में जितने भी कंप्लेंट आ रहे हैं उसके लिए कंप्लेंट रिड्रेसल ऑफिसर रखने पड़ेंगे, और उनके सारे डेजिग्नेशन, ईमेल एड्रेस, फोन वेबसाइट में देने पड़ेंगे। और प्रोमिनेंटली अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट किया तो उसमें भी प्रिंटेड रखने, ताकि किसी को भी अगर कुछ कंप्लेन हो तो वो तुरंत आपसे संपर्क करे। अभी तक क्या होता है, कंप्लेन हुई तो पुलिस में जाते हैं, लेकिन आपको ये सिस्टम दिया जा रहा है ताकि आपको फायदा हो। हर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर है वो 48 घंटे के अंदर कम से कम रिप्लाई दे कि आपका मिल गया, एक्नॉलेज करे, और 1 महीने के अंदर में वो सारे जवाब और उसका जो सॉल्यूशन हो सकता है वो दे। और अगर 1 महीने से ज्यादा भी डिले हो रहा है तो रीजन जो डिले का है वो भी जरूर इन्फॉर्म किया जाए कंप्लेन जो कर रहा है उसको, राइटिंग में, ताकि वो आगे प्रोसीड न करे और आपसे ही कनेक्टेड रहे। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को एक नोडल ऑफिसर रखना पड़ेगा जो कि सारे कंप्लायंसेस, हर एक्ट का जो भी जमा करना है, रिटर्न जमा करना है, कोई चालान जमा करना है, कोई समय पर जानकारी जमा करना है, वेबसाइट में अपलोड करना है, वो सारी चीजें वो नोडल ऑफिसर देखे कंप्लायंस का। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी से अगर कोई कस्टमर कहता है कि मुझे मेरे सेलर का नाम और डिटेल दीजिए तो फिर देना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को देखना पड़ेगा कि जो एडवर्टाइजमेंट वो कर रहे हैं उसमें जो प्रोडक्ट या सर्विसेज का फीचर्स है वो करेक्ट फीचर्स ही वहां पर बताया जाए। वहां कोई भी गलत फीचर्स करने से बहुत कड़ी कार्रवाई हो सकती है कंपनी के अगेंस्ट पे। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें कोई भी गलती या गड़बड़ी ना हो। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी व्यक्ति या कंज्यूमर को कोई गलत पोस्ट या कुछ गलत प्रभाव बताकर माल बेचने का प्रयास ना किया जाए। अगर ऐसा हुआ कि कुछ फॉल्स कमिटमेंट या फॉल्स आइडेंटिटी या किसी और तरीके से इन्फ्लुएंस किया गया है तो कड़ी कार्रवाई कंपनी के अगेंस्ट में होगी। अगले पॉइंट में कंपनी को यह देखना रहता है कि जो जो आप कमिटमेंट आपने किया वो कमिटमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है और उसको सॉल्व करना है अगर वहां पर कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो। अगले पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा कंपनी को यह भी जिम्मेदारी दी गई है कि आपके लोग प्रॉपरली ट्रेंड हैं कि नहीं और सही बात कर रहे हैं कि नहीं, मार्केट में किसी एक तरीके का कोई फॉल्स प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा गलत प्रेजेंटेशन करके तो आपका माल नहीं बिक रहा है या सर्विसेज नहीं बिक रहा है, कोई भी प्रैक्टिसेस या प्रोसेस गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, ये देखना भी कंपनी का काम रहेगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर किसी को आपने डायरेक्ट सेलर से अपने हटा दिया है, किसी को मेंबरशिप आपने खत्म कर दिया, बैन कर दिया किसी भी कारण से, जो भी उसकी गलती रही होगी, तो उसका भी एक लिस्ट आपको वेबसाइट में डालना पड़ेगा कि भाई ये बैन हो चुके हैं, ताकि वो
कहीं से भी किसी और तरीके से किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए, कि मैं कंपनी का सेलर हूं बोलकर किसी और से पैसा न ले पाए। इसी कारण ये रूल बनाया गया है कि आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा इसका एक अलग से लिस्ट। 17 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है उसके कन्वर्जेंस प्रोसेस में हर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को पार्टनर बनना ही पड़ेगा। अब डायरेक्ट सेलर मतलब जो मेंबर्स बनते हैं कंपनी के, उसका ऑब्लिगेशन क्या है? सबसे पहला, हैव ए प्रायर रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। एंटिटी के साथ में पहले से जो फॉर्म और रिटन कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया रहना चाहिए फॉर अंडरटेकिंग सेल ऑफ और ऑफर टू सेल एनी गुड्स और सर्विसेज ऑफ सच एंटिटी। उसमें अथॉरिटी होना चाहिए कि वो उस कंपनी का माल बेच पाए और उसके टर्म्स एंड कंडीशन भी क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये कि जब भी वो किसी प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे तो अपना सही आइडेंटिटी, पोस्ट या जो ग्रेड में वो हैं बिलोंग करते हैं जिसको वेरीफाई किया जा सकता है वो बताएं, और वहां से अपना आइडेंटिटी सही बताते हुए अपने प्रेजेंटेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। एड्रेस और प्लेस ऑफ बिजनेस को सही बताएं, गुड्स और सर्विसेज का सही फीचर्स उनको बताना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोस्पेक्ट को जो भी ऑफर देंगे डायरेक्ट सेलर वो क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन भी अगर पॉसिबल है गुड्स एंड सर्विसेज का जरूर देना चाहिए। प्राइसेस क्लियर होना चाहिए, हिडन कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्रेडिट टर्म्स, उधारी है तो वो भी बताना है। टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या होगा, वापसी कैसे होगा, एक्सचेंज का प्रोसेस क्या है, रिफंड पॉलिसी क्या है, रिटर्न पॉलिसी क्या है, टर्म्स ऑफ गारंटी, गारंटी कब कब लागू होगा, और आफ्टर सेल सर्विसेज कब और कितना रहेगा पीरियड और टर्म्स, वो भी आपको उसी समय क्लियर करना पड़ेगा। राइट। किसी भी कस्टमर के साथ में आगे प्रोसेस करने से पहले उनको फॉर्म फिलअप कराना चाहिए जिसमें कि इनिशियल आपको सारी जानकारी देनी पड़ेगी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के बारे में, सेलर के बारे में, नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर, आइडेंटिटी प्रूफ भी अगर आपका है तो वो भी आपको दिखाना है, कॉन्टैक्ट नंबर डायरेक्ट सेलर का आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देना है। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज वहां पर होना चाहिए। कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स, माल इंडिया का है कि बाहर का है वो भी बताना पड़ेगा। ऑर्डर का डेट क्या है, टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, जिस डेट को कस्टमर ऑर्डर दे रहा है उसका डेट लिखना है, जितना उसने पैसा दिया वो भी उस फॉर्म में आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये कि सारे रजिस्ट्रेशन हमको लेने हैं जो जरूरी हो, जीएसटी हो, परमानेंट अकाउंट नंबर हो, या ऑल एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन, जो जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है सब लेना पड़ेगा। ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि माल का आपने पैसा ले लिया तो उसका प्रोडक्ट डिलीवरी हुआ है कि नहीं हुआ है, और जो प्रोडक्ट आपने दिया है, जो कहा था वही दिया है कि नहीं दिया है, जो डिस्क्रिप्शन आपने बताया था वही उस प्रोडक्ट के फीचर्स या सर्विसेज के फीचर्स हैं या नहीं है, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। किसको? डायरेक्ट सेलर की बात कर रहा हूं। राइट। डायरेक्ट सेलर को एक और इंपॉर्टेंट चीज करना है कि कस्टमर का कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन या डेटा किसी और के साथ में कहीं पर भी शेयर नहीं करना है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज पर्सन को देना नहीं है। अब डायरेक्ट सेलर को क्या क्या चीज नहीं करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर के प्रेमिसेस में या उसके घर में बिना आइडेंटिटी कार्ड के या पहले से अपॉइंटमेंट बिना लिए नहीं जाना है। इसका मतलब या तो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, पहले से अपॉइंटमेंट होना चाहिए, या फिर अगर आप जाते हो तो उनको बताना पड़ेगा कि मैं ये हूं और मिलना चाहता हूं। अगर वो ओके बोलेंगे तो आपको मिलने जाना है। प्रोवाइड एनी लिटरेचर टू ए प्रोस्पेक्ट विच हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। ऐसा कोई प्रोस्पेक्टस या पेपर बनाकर अपने तरफ से नहीं देना है जो कि अप्रूव नहीं किया गया होगा। किससे? डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी है उन्होंने अप्रूव नहीं किया और आपने अपने तरफ से एक नया स्कीम पॉलिसी बनाया, वो नहीं चलेगा। कभी भी डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए या फिर प्रोस्पेक्टस के लिए आप पैसा वसूल नहीं करोगे कस्टमर से, ये भी ध्यान रखना है। कभी भी ऐसा कोई क्लेम नहीं करना है, ऐसा कोई गारंटी नहीं देना है, ऐसा कोई वादा नहीं करना जो कि कंपनी ने वादा नहीं किया या फिर कंपनी ने ऐसा वादा करने के लिए नहीं बोला। अब आते हैं ड्यूटीज क्या है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और डायरेक्ट सेलर का। ये दोनों का ड्यूटी क्या है कि जब भी कोई डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी या डायरेक्ट सेलर माल बेचता है या प्रोस्पेक्ट के साथ डील करता है या ट्रांजैक्शन करता है, तब इंश्योर करना है कि जो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर हो, प्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन जो भी दिए गए हो प्रोडक्ट या सर्विसेज का, उसका डिस्क्रिप्शन और इलस्ट्रेशन एकदम जेन्युइन होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, और डेमोन्स्ट्रेशन जो आप दोगे वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसका प्राइस को सही बताना है, उसके क्रेडिट कंडीशंस को सही बताना है, टर्म्स ऑफ पेमेंट, कूलिंग पीरियड, हर चीज गारंटी के साथ में आपको इंफॉर्मेशन सही सही देना पड़ेगा। आइटम का डिस्क्रिप्शन, सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन, क्लेम, इलस्ट्रेशन आपको सही देना पड़ेगा। कोई मिसलीडिंग या डिसेप्टिव या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग को मार्केट रिसर्च बोल के आप मत करिएगा, सीधा बोलिएगा कि हम लोग इस कंपनी से आए। आप बोलोगे मैं मार्केट रिसर्च करने आया हूं और डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, तो ऐसा काम मत करना। प्रोमोशनल लिटरेचर, एडवर्टाइजमेंट और मेल में सारे नेम, नंबर, एड्रेस और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बाकी जो डिटेल्स हैं वो वहां पर होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि गारंटी कोई ऐसा नहीं देना है जो कि लॉ में नहीं लिखा है। इसका मतलब गारंटी वारंटी के सारे
जो टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर रहना चाहिए, रेमेडियल एक्शन ओपन टू कस्टमर, जो कस्टमर के पास में रेमेडी है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कोई गड़बड़ी हो जाए तो वो सारी चीजें उनको बताना है। ये जो जितने पॉइंट लिखे हुए हैं प्रेजेंटेशन और सच्चाई के बारे में लिखे हुए हैं, ये सब चीज सही करना है, कोई गलत काम नहीं करना है। और जैसा मैंने बता चुका हूं, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट और रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और क्या क्या नहीं कर सकती, कोई फ्रॉडुलेंट काम नहीं कर सकती डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, राइट, कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जो कस्टमर को मिसलीड करे या गलत दिशा दिखाए या फिर गलत उनको सोच बनाए जिसके कारण वो आपसे जुड़े। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई प्रोडक्ट का मिस सेलिंग नहीं होना चाहिए, गलत चीज दिखा के गलत बेच दी, या जो कहा आपने वो नहीं हो रहा है, मिस सेलिंग कहते हैं, नहीं करना है। और कोई ऑफेंस या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं करना है। कभी भी अगर कोई गुड्स या सर्विसेज गलत है, गड़बड़ है, तो आप उसको लेने से मना नहीं कर सकते हो। एंट्री चार्ज 0 होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई मेंबर आपसे जुड़ेगा, उसका एंट्री चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 1 रुपए भी सब्सक्रिप्शन फी नहीं होना चाहिए। उसकी मर्जी है वो जुड़े, उसकी मर्जी है वो ना जुड़े। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कभी भी ये नहीं कहेगी कि आपने जो पैसे हमको दिए, पैसे आपको तभी मिलेंगे जब आप और 4 लोगों को लेकर आओगे। अगर किसी को वापस करना है या फिर आपसे मुक्ति चाहिए कूलिंग ऑफ पीरियड में, अगर वो बाहर जाना चाहता है, तो बिल्कुल आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ई कॉमर्स रूल के बारे में बताया गया है, पिरामिड स्कीम को रोकने के बारे में बताया गया है, स्टेट गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी ये भी बताया गया है। कहीं पर भी अगर रिजर्व बैंक का कोई रूल्स एप्लीकेबल होगा तो वो रिजर्व बैंक के रूल्स को भी पूरा मानना पड़ेगा। और एक चीज है कि कभी भी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल्स नहीं करना है, इस रूल्स को सारे 100% आपको मानना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जैसे जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हेल्प कर सकते हैं, उनकी अभी बहुत ज्यादा जरूरत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। इस डायरेक्ट सेलिंग नए रूल के एनालिसिस और उसके फायदे नुकसान में अलग वीडियोस में बताने वाला हूं। कंसल्टेंसी के लिए दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, आपके प्लान भी हम बना सकते हैं और आपको रेगुलर सेवा दे सकते हैं। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।